हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 1 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। एक ही एकदम फ्रेश चैप्टर करने वाले हैं हम, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे कुछ लॉस के बारे में। देखो, ये सारे के सारे लॉस वैसे तुम केमिस्ट्री में करके आ चुके हो, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बिहाफ पे बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बॉयल्स लॉ होता क्या है। देखो, अगर हम सिंपल बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ कहता है दैट अगर हम किसी भी गैस को एक्सपैंड करेंगे, दैट मींस वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर है? इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा है। ध्यान देंगे, अगर कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है और अगर मैं उसको एक्सपैंड करूंगा तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगी और प्रेशर कम होगा। तो यही बॉयल जी ने बताया था और उन्होंने कहा था कि द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट एक चीज बताई थी उन्होंने, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया कही थी। अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो, थर्मोडायनेमिक्स हो गया या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, इनमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट कब बढ़ती है, हीट कब कम होती है, प्रेशर बढ़ना क्या होता है, प्रेशर कम करना क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूँ, तो एक बार जाके विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो वहाँ पर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास के नाम से मिल जाएगा, उसमें सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। तो ये तो होगी प्रमोशन। So V is inversely proportional to pressure. Now ध्यान रखना, मैंने बताया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर मैं इसको इक्वल करूंगा तो ऑब्वियसली यहां पे हमारे पास लग जाएगा कांस्टेंट। नाउ K क्या है यहां पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इस K की जगह क्या आ सकता है वो हम अभी डिस्कस करने वाले नहीं है, वो हमारा है भी नहीं, खैर वो केमिस्ट्री का है, तो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। सो अगर मैं यहां पर एक सिलेंडर लेता हूं और सिलेंडर के अंदर मैंने एक पिस्टन लगा दिया है। जब मैंने पिस्टन लगाया तो इस टाइम पे इसकी वॉल्यूम थी V1 एंड प्रेशर था P1 एंड दीज आर इनिशियल स्टेट। क्लियर? अब क्या होता है? ये एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होगा तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, और जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो उस केस में जो वॉल्यूम होगी वो V2 होगी और जो प्रेशर होगा वो P2 हो गया। ये हमारे पास है फाइनल स्टेट। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर मतलब एक फॉर्मूला से छोटा सा बताऊं तो ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बोल सकते हैं। अगर मुझे दो स्टेट को रिलेट करना है आपस में तो सिंपल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल्स लॉ ने बताया था। मतलब अगर हमें कोई भी गैस को प्रेशर और वॉल्यूम में सॉल्व करना है तो इससे कर सकते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। नंबर 2, अगर ग्राफ की बात की जाए तो अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाता हूं, मान लेते हैं V और P में बनाता हूं। देखो, P और V में जब ग्राफ बनता है इसका मतलब दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इससे क्या पता लग रहा है साफ? इससे ये पता लग रहा है कि जब प्रेशर ज्यादा था उस टाइम वॉल्यूम कम थी, जब प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम कम थी, और जब वॉल्यूम ज्यादा हुई तो प्रेशर कम हो गया। ये ग्राफ बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कभी भी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आता है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, मतलब सिंपल ये ग्राफ बना के। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग चेंज कर दूं, चेंज करने का मेरा मतलब है कि मैं अगर कुछ ऐसा यूज कर लूं, मतलब जो वॉल्यूम है वो 1/V है और जो प्रेशर है वो है P। अगर इस केस में बनाऊं ना, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहां से दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे तो ये इधर जाएगा, मतलब P इज इक्वल टू 1/V
v ये हो गया। जब इन दोनों में मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। तो ये सिंपल सा लॉ जो बॉयल्स लॉ है ये इतना ही काम करेगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है। अब हम दूसरी बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। देखो बॉयल्स लॉ बेसिकली और चार्ल्स लॉ या फिर गेल-लुसाक लॉ है, ये सारे के सारे लॉज हम पढ़ेंगे जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक दो लेक्चर कर लेंगे, इसके बाद उनकी फॉर्म में करेंगे इसे। बट अभी के लिए मैं एक बेसिक बताने वाला हूं, तो इन तीनों लॉज को समझेंगे कि होते क्या है, कैसे बनते हैं। तो चलो दूसरा लॉ चार्ल्स लॉ स्टार्ट करते हैं और बताता हूं कि ये कैसे काम करता है, कैसे डिराइव होता है। तो अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। देखो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो अभी। देखो चार्ल्स लॉ सिंपल कहता है, चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ सिंपल कहता है कि कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट V is directly proportional to T। सिंपल। चार्ल्स लॉ सिर्फ इतना से कहता है कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही कहता है, और जिसकी वजह से V अपॉन T हम कांस्टेंट लिखते हैं। बट द क्वेश्चन अराइज कि क्यों, ये आता कहां से है। चार्ल्स लॉ की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो नहीं है, ये चार्ल्स लॉ ने जो बताता है। चार्ल्स लॉ ने कहा था if the pressure remains constant then the volume of the given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273.15 of its volume at 0 डिग्री। जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम होगी वो फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री राइज होगा या फॉल होगा तो उस हिसाब से 1 बाय 273.15 टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि जो V नॉट पर वॉल्यूम थी, ये थी हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम। समझना बेटा क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं यहां पे। नाउ अगर मैं V1 पे निकालता हूं, मतलब वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं 1 डिग्री से, ये 0 डिग्री पे था, अब मैं अगर 1 डिग्री पे निकालता हूं तो क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू, एक तो 0 डिग्री ये तो थी वॉल्यूम, प्लस साथ में 1 बाय 273.15 टाइम्स ऑफ V नॉट हो जाएगा। इतनी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी इफ देयर इज अ राइज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। फॉल होगा तो माइनस कर दोगे, सिंपल। नाउ अगर मैं इसी को 2 पे करूं, सिमिलरली वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस, अगर 2 पे निकालूंगा तो सिंपल V2 इज इक्वल टू V नॉट प्लस, ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा, 2 बाय 273.15 V नॉट, ये बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं, तो ये कह सकता हूं मैं कि VT, क्योंकि ये टेम्परेचर है ना, VT इज इक्वल टू V नॉट विच इज इनिशियल, प्लस साथ में यहां पे आ गया हमारे पास T अपॉन 273.15 ऑफ V नॉट। नाउ अगर मैं यहां से V नॉट कॉमन लूं तो क्या होने वाला है, देखते हैं। सो VT इज इक्वल टू, V नॉट मैंने कॉमन लिया, अंदर रह गया 1 प्लस T बाय 273.15। अगर LCM लूंगा तो VT इज इक्वल टू V नॉट एंड 273.15 प्लस T अपॉन 273.15, ये आ गया। नाउ ध्यान देंगे, नाउ इनिशियल टेम्परेचर जो था मेरे पास वो था विच इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, यही होता है। अगर एट T डिग्री सेल्सियस, इसको मैं अगर केल्विन में करता हूं तो क्या आएगा, जो भी टेम्परेचर होगा उसके अंदर 273.15 केल्विन प्लस कर दोगे। इसका मतलब ये है कि T डिग्री, मतलब ये क्या है, फाइनल, और इनिशियल क्या था 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री और इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया, मतलब ये ऊपर वाला जो है वो फाइनल ले सकता हूं और इसको मैं इनिशियल ले सकता हूं। तो इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा तो VT इज इक्वल टू V नॉट, ये आ गया हमारे पास T, मतलब ये बोल सकता हूं कि जो ये वाला इनिशियल है मतलब T 0 बोल सकता हूं, और ये मेरे पास आ गया T एट
दिस मच ऑफ टी, मतलब ये है कि ऊपर वाला टी आ गया अपॉन नीचे वाला आ गया इनिशियल। ये क्लियर हुआ? नाउ अगर मैं इसको थोड़ी सी भाषा चेंज कर दूं, इसकी ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूं, इसको किसी और फॉर्म में लिखने वाला हूं। Vt मतलब सेकंड फाइनल है, इज इक्वल टू इनिशियल है, मतलब इसको V1 लिख सकता हूं। ये फाइनल है मतलब T2 है, और ये इनिशियल है मतलब T1 है। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। ये फाइनल है तो मैंने T2 लिख दिया, V2 किया, और V1 इनिशियल है तो यहां पे T1 आ गया। जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1, ये आ गया। और साफ पता लग रहा है अगर V2 बाई V1 है, V2 बाई T2 है, या V1 बाई T1 है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से एक और चीज निकाल सकता हूं, दैट V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही बताया था चार्ल्स ने, कि उन्होंने कहा था कि प्रेशर अगर कांस्टेंट रखेंगे देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारे पास ऐसे डिराइव होता है ये वाला लॉ। तो अगर मैं इसमें सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ करूं, जो कि मैं हर एक में करके दिखाने वाला हूं तुम्हें, छोटा सा ग्राफ। देखो अगेन बता रहा हूं बेटा, ये बेसिक्स है चैप्टर के, ठीक है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर चैप्टर के बेसिक्स नहीं पढ़ोगे तो आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चैप्टर को हमेशा स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो बहुत स्लो करते हैं, ताकि सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो, और जब चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो फिर तो भाई हवा में उड़ता है हमारा चैप्टर। नाउ तो यहां पे साफ पता लग रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। छोटा सा अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहां मैंने V लिया, यहां मैंने T लिया, तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और इसी से पता लगता है कि कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि बताया था चार्ल्स लॉ ने। और तुम सिंपल याद करते हो, बिल्कुल गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। मैंने सिर्फ डेरिवेशन बताई है कि कैसे यहां से वहां तक पहुंचा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे गेल-लुसाक लॉ, और उसमें देखेंगे कैसे डिराइव किया जाता है। देखो गेल-लुसाक लॉ में तुमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कीपिंग V कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये पढ़ा होगा। बट ये आया कहां से, उसकी डेरिवेशन करके बताऊंगा मैं अगेन। देखो लॉ सिंपल सा है, जैसे चार्ल्स ने कहा था वैसे गेल-लुसाक ने कहा था। इन्होंने ये कहा था कि इट स्टेट्स दैट इफ द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is increased or decreased by 1 by 273.15 of its pressure at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall of temperature। मतलब अगर 1 डिग्री राइज या फॉल होता है तो जो प्रेशर है वो या तो इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा या तो इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं कि प्रेशर एट 1 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने चार्ल्स की डेरिवेशन की थी। तो प्रेशर एट 1 डिग्री सेल्सियस तो क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू, एक तो आ गया P नॉट इनिशियल प्लस P नॉट का 273.15 टाइम्स, ये आएगा। सिमिलरली मैं इसको भी वैसे ही करने वाला हूं, PT मतलब एट T डिग्री सेल्सियस, अगर T डिग्री राइज होता है तो यहां पे आ गया P नॉट इनिशियल प्लस, यहां पर हमारे पास आ गया सम T अपॉन 273.15, ध्यान देंगे, इंटू P नॉट, ये आ गया। अगेन सेम थिंग करेंगे बेटा, जैसे पहले किया था वैसे ही अब करने वाले हैं हम। यहां पर PT इज इक्वल टू P नॉट कॉमन लिया और हमारे पास आ गया 1.T अपॉन 273.15। अब हम आगे देखते हैं, और आगे सेम चार्ल्स लॉ में जो हमने किया था वही करने वाले हैं। मैंने क्या किया, ये PT है, प्रेशर एट समथिंग T टेम्परेचर। तो यहां पर हमारे पास जो आया है वो ध्यान देंगे, PT इज इक्वल टू P नॉट 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। नाउ अगर ध्यान से देखो तो ये 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है। अगर मैं सिंपल T नॉट निकालूं केल्विन के अंदर तो आएगा 273.15, और अगर T निकालूं केल्विन के अंदर तो आएगा मेरा T प्लस 273.15, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अलग लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे PT, ध्यान देंगे PT अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिखाई दे रही है ऊपर, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास आ गई TT अपॉन, ये आ गया हमारे पास T नॉट मतलब इनिशियल,
अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं और एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये फाइनल है मतलब P2 है, ये इनिशियल है मतलब P1 है, ये हमारे पास T2 है, ये हमारे पास T1 है। तो यहां से साफ कह सकता हूं मैं दैट P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमें गेल-लुसाक्स लॉ बताता है दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से साफ पता लगता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर दो वैल्यूज है तो यहां से सॉल्व कर सकते हो। ये था गेल-लुसाक्स लॉ। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कीपिंग द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट दैट स्टेट, ऑब्वियस है। नाउ तो ये तीन लॉज बेसिकली जो काम करते हैं, इन्हीं से हम डिराइव करते हैं बेटा परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद हम चलेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पे, इसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।